नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मुलाकात के लिए मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। श्री राम नाईक जी भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसके पूरे 5 साल में एक पेट्रोलियम मंत्री की तरह उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और इकलौते पेट्रोलियम मंत्री हैं हिंदुस्तान के इतिहास के जिन्होंने पूरे 5 साल तक पेट्रोलियम मंत्री की भूमिका का निर्वाह किया है। सर, सबसे पहले आप इतने सफल पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं, जरूर हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक सफर के बारे में। ये 50 साल की दौड़ धूप कुछ मिनटों में बताना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं मुंबई में, वैसे मेरी पढ़ाई बीकॉम LLB तक हुई है, अपने आप अपने पैर पर खड़ा होकर मैंने ये पढ़ाई की और नौकरी करते करते मुंबई में खीरा स्टील वर्क्स करके स्टील फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, बस बॉडीज, डबल डेकर बस बॉडीज होती है ना, वो बनाने के जो फैक्ट्री है, वहाँ अकाउंटेंट से होकर मैं कंपनी सेक्रेटरी तक मैंने काम किया है, जिसके कारण काफ़ी जानकारी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कानून, व्यवहार इसकी मुझे प्राप्त हुई। 1969 में मैं जनसंघ का उन दिनों में काम करता था और मुंबई का उत्तर मुंबई जिला करके है, उसका मैं मंत्री था, जमीन से जुड़ा हुआ इस प्रकार का कार्यकर्ता। लेकिन 1969 में 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई और मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई में जो हमारे संगठन मंत्री थे रामदास कळसकर करके, तो ये तय हुआ कि वो बंगाल में संगठन मंत्री करके जाएंगे और नक्सलवादी एरिया में वो काम करेंगे। तो मुंबई में कौन काम करे, इस प्रकार का पार्टी में जब हुआ तब हमारे मित्रों ने, सबने कहा, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी कि भाई आप संगठन मंत्री बनेंगे तो मुंबई में अच्छा होगा, आपको जानकारी है। लेकिन मैंने कहा भाई मेरी शादी हुई है, मुझे 2 लड़कियां हैं, मेरा परिवार चलाना है। तो बोले आप उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता पार्टी करेगी। और फिर मैंने बहुत, उन दिनों में मुझे 3,500 रुपया तनख्वाह मिलता था 1969 में, वो मैंने नौकरी छोड़कर मुंबई में भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री करके मैंने काम शुरू किया। काम करते करते 69 से 75 आया, 1975 आ गई और आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई। मुंबई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मैं संगठन मंत्री था इसलिए मैं बाहर रहा। तो आपातकालीन स्थिति का आंदोलन चलाना, जो जेल में है उनका ख्याल करना, इस प्रकार की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर मेरे पास थी, क्योंकि हमारे सब पदाधिकारी गिरफ्तार हुए थे। जनता पार्टी, आपातकालीन स्थिति समाप्त हुई, जनता पार्टी की सरकार बन गई और 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी में तो संगठन मंत्री वगैरह वगैरह ऐसे कोई बात नहीं थी। वहाँ तो बाकी राजनीतिक पार्टियों में चलता था वैसा ही था। तो सहयोगियों ने कहा कि भाई ये भी संगठन मंत्री वगैरह जनता पार्टी में कुछ नहीं रहेगा। मैं मुंबई जनता पार्टी का भी मुंबई का अध्यक्ष करके मेरा चुनाव हुआ था। तो फिर मुझे विधायक के नाते लड़ने के लिए कहा गया और 1978 में मैं मुंबई के बोरीवली नामक क्षेत्र से विधायक बना। 3 दफ़े मैं लगातार विधायक रहा और 1989 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो वहाँ उस समय पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मोटे तौर पर समझौता हुआ था। लेकिन मुंबई में ये समझौता नहीं हो रहा था। उसका कारण ऐसा था कि उत्तर मुंबई में हमारी शक्ति ज़्यादा थी, लेकिन समाजवादी गुट के श्रीमती मृणाल गोरे थी, वो भी लड़ना चाहती थी वहाँ से, और वह सीट हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि
जनता पार्टी तोड़ने का काम जिन्होंने किया उसमें मृणाल गोरे भी एक प्रमुख घटक थी जी। तो महाराष्ट्र में जनता दल के साथ समझौता नहीं हुआ और मैंने लड़ा चुनाव, और चुनाव लड़ा तो 1 लाख से ज़्यादा मताधिक्य से मैं सांसद करके चुना गया। तो लगातार वहाँ से 5 दफ़े मैं सांसद करके चुनकर आया जी। विधानसभा के काम का अनुभव था जी। यहाँ का भी अटल बिहारी वाजपेयी जी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, इनका मार्गदर्शन ये करते करते दूसरे टर्म में ही मुझे चीफ व्हिप पार्टी का बनाया गया। अच्छा जी। बाकी काफ़ी संख्या में सांसद चुनकर आए थे जी, जी। और ये होते हुए पहले जो सरकार बनी 1998 में जी। तो उस समय पर मुझे राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन मैं राज्य मंत्री था पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का, मैं राज्य मंत्री था रेलवे का, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया था, प्रभारी ही मुझे बनाया गया था। फिर प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी मैं राज्य मंत्री था और गृह खाते विभाग का भी मैं था। तो ये 4-5 मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री होने के कारण मुझे काफ़ी उसका अनुभव मिला अलग अलग जगह पर, क्योंकि योजना और कार्यान्वयन का मैं राज्य मंत्री था तो उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके साथ सीधा काम करना पड़ रहा था। गृह विभाग था तो वहाँ उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी थे तो उनके साथ काम करना पड़ता था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में सदन में जो कुछ चलता है वो देखने का भी काम करना पड़ता था। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो जब हमारी सरकार आई तो पहले मैं 5 विभागों का मैं राज्य मंत्री रहा जी। और फिर जब दूसरी दफ़े 1999 में सरकार बनी तो मुझे पेट्रोलियम मंत्री पद दिया गया। उसमें मैंने लोग कहते हैं कि भाई राम नाईक के कार्यकाल का पेट्रोलियम एक अलग सा मंत्रालय था। पहले एलपीजी रसोई गैस लेना है तो 2-2, 3-3 साल वेटिंग लिस्ट होती थी। हमने हमारे कार्यकाल में वेटिंग लिस्ट समाप्त कर दी। दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे ये तीनों बड़े शहरों में हमने सारे वाहन सीएनजी पर चलाने का, पोल्यूशन कम हो, इस प्रकार से क्या कई प्रकार के काम किए। इसके कारण एक जनभावना बनी, अच्छी बनी। दुर्भाग्य से 2004 में मैं चुनाव हार गया। कांग्रेस ने बड़ी अच्छी नीति और रणनीति बनाकर गोविंदा, ये जो सिने क्षेत्र का कलाकार था, उसको वहां से खड़ा किया और जैसा होता है कि युवा पीढ़ी सिने क्षेत्र का वो है करके उनके पीछे गई और मैं हार गया। तो फिर पार्टी ने सोचा कि भाई मेरा उपयोग क्या हो जी। और इसलिए हमारे सांसद 9 राज्यों में हमारी सरकार भी है जी। तो बड़े पैमाने पर विधायक भी चुनकर आते थे, लेकिन एक बात जो अन्य पार्टियों में नहीं है वो हमारे पार्टी ने करने का निर्णय किया, और उसमें ये कि आदमी चुनकर आता है जी। सांसद हो या विधायक हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता और बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो सदन में कैसा काम करें जी, अपने निर्वाचन क्षेत्र में कैसा काम करें, जिस पार्टी के आधार पर चुनकर हम आते हैं संगठन के साथ कैसा व्यवहार रहे, ये सारी बातें बताने की, पढ़ाने की भी एक आवश्यकता होती है। क्योंकि चुनकर आया हुआ आदमी की गुणवत्ता बढ़ाना जी। चुनकर आना भी एक अपने आप में मुश्किल काम होता है, लेकिन चुनकर आने के बाद उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का एक काम होता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकोष्ठ बनाने का तय किया, और उस प्रकोष्ठ में सांसद, विधायक और उनका विकास कैसा हो, और इसलिए उस प्रकोष्ठ का नाम भी सांसद विधायक विकास प्रकोष्ठ ही दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, मुंबई में हम लोगों ने ही मिलकर रामबाबू महार्गी प्रबोधिनी करके एक संस्था बनाई है। वहाँ पर हम इसी प्रकार का प्रशिक्षण, जो केवल सांसद विधायक नहीं, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। देखिए, राजनीति में प्रशिक्षण के ओर स्वाभाविकता कई पार्टियां दुर्लक्ष्य करती है। शायद 2 ही पार्टियां हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है
कि एक हमारी भारतीय जनता पार्टी जी। और कुछ मात्रा में कम्युनिस्ट पार्टी की, जहाँ एक ट्रेनिंग, विचार, इसके आधार पर काम करने को सिखाया जाता है। और मैं इस समय पर उस प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ। एक अच्छा काम है जी, बिल्कुल। और इस समय पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हमारे हैं जी, साथ ही साथ 9 राज्यों में हमारी सरकारें सरकार भी हैं है जी। और 5 राज्यों में हम विपक्ष दल राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र है, जी जी राजस्थान है, दिल्ली है, ऐसे प्रदेशों में हम विपक्ष विपक्ष के नेता के नाते भी हम काम करते हैं। जी। तो सरकार है तो सरकारें कैसी अच्छी चले, गुड गवर्नेंस, जी, गुड गवर्नेंस। अच्छी सरकार कैसी चले, और विरोध पार्टी है तो विरोध के नाते भी कैसे विधायक दृष्टि से विरोध करे, यह भी एक महत्व का होता है और राजनीति में एक सिद्धांत माना जाता है। और जिस सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग यदि लोग करते हैं तो जो सदन में गड़बड़ गोंद चलता है, लोगों को कभी कभी लगता है कि क्या झगड़ा कर रहे हैं। उसके बारे में अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि कैसा चलना चाहिए सदन। जी। तो वो कहते हैं कि ऑपोजिशन शुड हैव इट्स वे। जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ऑपोजिशन शुड हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे। तो सरकार को जो करना चाहिए बहुमत के आधार पर वो करने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष को अपना कहने का अधिकार भी होना चाहिए। ऐसा यदि हम तालमेल बिठाते हैं तो सदन की कार्यवाही भी अच्छी ढंग से चल सकती है। देखिए, आज जो चल रहा है या पहले भी, तो इसमें एक संवाद जो होना चाहिए वो दुर्भाग्य से संवाद नहीं है। और संवाद रखने का काम ये मुख्यतः सरकार का होता है। आज संवेदना तो है ही नहीं, ऐसी स्थिति आई, लेकिन संवाद भी जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से संसद में हमको दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, जिस तरह का आचरण आज हम देखते हैं संसद में, काफी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। जिस तरह से आपने ये सांसद विधायक विकास प्रकोष्ठ शुरू किया है, जहां तक हमें पता है किसी और पार्टी के पास ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है, तो किस तरह से आप ट्रेन करते हैं, कैसी ट्रेनिंग दी जाती है विधायकों और सांसदों को, और किस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है एक सही आचरण के लिए? मैं आपको उदाहरण के तौर पर ही बताता हूँ कि अभी जो हमारे सांसद चुनकर आए हैं जी, लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें 50% सांसद पहले दफे जीत कर आए हैं। अच्छा जी। तो उनको सदन का अनुभव नहीं है, लेकिन सबका मिलकर हमने जब प्रशिक्षण वर्ग लिया तो उसका उद्घाटन जो है जी, वो लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया जी, क्योंकि उनको इतने साल का अनुभव है। फिर सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता है जी, तो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कैसा काम करना चाहिए उस पर उन्होंने विचार किया। और केवल भाषणबाजी नहीं थी, भाषण के बाद फिर प्रश्नोत्तर करके कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरुण जेटली जी ने बजट कैसा बनता है, बजट का अध्ययन कैसा करना चाहिए, बजट पर बहस करनी है तो कैसी बहस करनी चाहिए, यह बात बताई। ऐसे अलग अलग विषय देकर जी। या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को ये बताया कि भाई भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यह एक इतिहास है, तो आप जरा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ वो बताइए, ताकि सभी प्रकार की जानकारी सांसदों को मिले, उसी प्रकार से विधायकों को। और जो मैंने बात बताई कि 9 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, तो विधायक सरकार में होने के बाद मंत्री एक है, लेकिन विधायक किस प्रकार से काम करे यह भी उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। और इस भूमिका में जहाँ सरकारें हैं वहाँ के प्रशिक्षण वर्ग में सरकार कैसी काम करती है, मंत्रियों ने कैसा काम करना चाहिए, यह बताना। और साथ ही साथ जहाँ हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष ने कौन से मुद्दे किस प्रकार से उठाने, ऐसे विषय चुनकर सामान्यतः 3 दिन का हम अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग लेते रहे हैं और उसका बड़ा लाभ होता रहा है। जी। तो
ऐसे बड़े नाम हैं, ऐसे बड़े नेता हैं, सुषमा स्वराज हम कह लें, लाल कृष्ण आडवाणी कह लें, अरुण जेटली कह लें, इनसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता सिखाने के लिए कि सदन की गरिमा को कैसे बरकरार रखा जाए। किस तरह की उपलब्धियां इस प्रकोष्ठ ने अभी तक अर्जित करी हैं और आगे किस तरह के आपकी योजनाएं हैं भविष्य को? देखिए, मैं आपको मेरा ही उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि मैं मंत्री के नाते क्या क्या वो एक अलग बात है जी। लेकिन एक सांसद के नाते जी। मैंने 3 बातें जो मुझे भी आनंद लगता है, कार्यकर्ताओं को भी आनंद आता है और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लगता है हाँ राम नाईक ने ये किया जी। एक पहली बात उदाहरण के लिए कि मैंने यहाँ चर्चा छेड़ी कि संसद में वंदे मातरम गाया नहीं जाता है, तो जिसके आधार पर, जिस गीत के आधार पर हमने स्वराज्य की लड़ाई की, संसद जनगणमन भी नहीं गा रही थी और वंदे मातरम भी नहीं गा रहे थे। तो मैंने आग्रह किया, मैंने चर्चा के लिए बात रखी और आखिर ये बात हुआ कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो पहले दिन जनगणमन गाया जाएगा और जब समापन होता है उस समय पर वंदे मातरम गाया जाएगा। देश आज़ाद हुआ 47 में, 1950 में हमारा संविधान बन गया, लेकिन वंदे मातरम और जनगणमन संसद में गाया गया 1992 में जी। एक और मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है बिल्कुल। दूसरा एक उदाहरण मैं ऐसा ही आपको दूं कि मैं आता हूं मुंबई से जी। अब मुंबई को अंग्रेजी में बॉम्बे कहते थे जी, हिंदी में बम्बई कहते थे। मैंने आने के बाद लड़ाई शुरू की, संघर्ष शुरू किया और मैंने कहा कि मेरा नाम, और संयोग की बात है कि संसद में ऐसा होता है कि जो आप भाषण करेंगे वो दूसरे दिन आपके घर में आता है कि ये आपने भाषण किया है, उसमें कुछ सुधार करने होंगे, बोलते समय लिखते समय कुछ गलती कभी होगा तो आप सुधार कर भेज सकते हैं। तो मैंने जब शपथ ली तो शपथ लेने के बाद मुझे जब ये आया तो उसमें राम नायक लिखा गया था। मेरा शुभ नाम जो है नाइक है, तो मैंने कहा मेरा नाम नायक नहीं है, नाइक है। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम उन्होंने उत्तर बम्बई लिखा था। मैंने कहा मेरे शहर का नाम बम्बई नहीं है, मुंबई है। फिर मैंने वो संघर्ष आगे लेते लेते मैंने कहा कि देखिए मैं राम हूँ, तो मैं मराठी में भी राम हूँ, हिंदी में भी राम हूँ, अंग्रेजी में भी राम हूँ, तो जो विशेष नाम होते हैं उनका भाषांतर नहीं होता है जी। साथ ही साथ मेरे शहर का नाम मुंबा देवी से मुंबई हुआ है जी। और इसलिए मेरे शहर का ये अपमान है जी। संविधान भी हमको साथ देता है कि संविधान में भी ये मुंबई शब्द का उपयोग किया गया है। तो आखिर बात करते करते मुझे 2 साल झगड़ना पड़ा जी। पहले लोकसभा के अध्यक्ष ने मानी मेरी बात, फिर राज्यसभा के अध्यक्ष ने मानी, फिर इलेक्शन कमीशन के पास में गया और ये तीनों ने करने के बाद फिर मैंने प्रधानमंत्री को भी कहा, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे कि आप वो भाषा के बड़े जानकार थे और मैंने कहा कि आप महाराष्ट्र से भी चुनकर आए हैं, आपको मराठी है और ये सारा अनुभव है। तो उन्होंने मान लिया और फिर बॉम्बे के बदले में मुंबई हो गया। मुंबई हो गया तो फिर मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया। ऐसे कई नाम बदले गए। अब कोई भी मुंबई कहता है और उस सदन में भी ऐसा होता था, कोई गलती से बॉम्बे कहते थे तो लोग सदन से कहते अरे राम नाईक बैठा मुंबई को। तो इस प्रकार से एक जिसको अचीवमेंट हम कह सकते हैं वो मैं कर पाया। तीसरा, अब ये सब जगह पर चल रहा है, चर्चा होती है सांसद कोष की निर्वाचन क्षेत्र में छोटे छोटे काम करने के लिए। यह प्रस्ताव पहले मैंने रखा और बाकी सांसदों को साथ में लेकर सबकी सहमति होते होते फिर नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उनके पास मैं गया, चर्चा हुई और फिर नरसिंह राव ने ये तय किया कि हर सांसद को, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1 वर्ष में 1 करोड़ रुपया उनके विभाग में छोटे छोटे काम करने के लिए दिए जाएंगे। जब हमारी सरकार आई और मेरे पास ही वो विभाग था, नियोजन विभाग मेरे पास था, तो
1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए और अभी बजट में 5 करोड़ हो गए हैं। तो ये काम मेरे नाम पर लिखा हुआ है। तो काम करते समय आप विपक्ष में हो लेकिन सतर्कता से काम करते हैं, तब भी आप कुछ पाते हैं। ऐसे उदाहरण देकर भी अनेकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और लोग प्रोत्साहित होते हैं और उसके अनुसार नई नई कल्पना लेकर काम करते हैं। और ऐसे काम जब करते हैं तो एक मन को आनंद आता है और इसी भूमिका में काम करते रहते हैं। तो कितने सटीक उदाहरणों से हमें श्री राम नाईक जी ने समझा दिया कि किस तरह से ये प्रकोष्ठ जरूरी है, किस तरह से सांसदों और विधायकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जिससे वो विपक्ष में भी होकर एक ऐसा आचरण पेश करे, अपनी बात को सही तरीके से सामने रखें और साथ ही संसद की गरिमा को भी बनाए रखें। सर, किसी और पार्टी में ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है, तो कितना जरूरी मानते हैं इस प्रकोष्ठ का योगदान आप भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में, और क्या अन्य पार्टियों को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? ऐसा है कि अन्य पार्टियां भी इसमें से कुछ कुछ करने लगी है जी। कम्युनिस्ट पार्टी कुछ मात्रा में करती है जी। महाराष्ट्र में शिवसेना है, संसद में उनके भी सांसद हैं जी। वह भी, जैसे मैं हर साल जो भी काम करता था और चुनाव हारने के बाद भी मैं जो काम करता हूँ, मैं प्रतिवर्ष किया हुआ काम का लेखा जोखा जनता के सामने, जिसको अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उस भूमिका में मैं रखता था। और हर साल मैं, अब इतने साल मैं रहा हूँ तो मेरे पास हर वर्ष के मेरे रिपोर्ट्स हैं, तो अकाउंटेबिलिटी का भी उसमें से एक उपयोग होता है। और ऐसे देखने के बाद करते हैं, अभी हमारे भी कई सांसद ये करने लगे हैं। एक बात मैं बताने का भूल गया कि वो अनुभव के तौर पर है जी। और अनुभव के तौर पर देखिए, काम करते समय भी कैसा होता है उसका ये नमूना है व्यक्तिगत। मुझे 1994 में कैंसर हुआ जी। और कैंसर हुआ तो पहले यहाँ डॉक्टर ने जांच की और कहा कि नहीं, आपको मुंबई में टाटा में जाकर ही आगे की जांच करनी चाहिए। तो मैं टाटा में गया, टाटा ने देखा तो टाटा के डॉक्टरों ने कहा कि आपको लिम्फोमा नाम का कैंसर हुआ है जी। तो आप अभी सांसद हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं, हम यहाँ से भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, आपका खर्चा भी सरकार करेगी क्योंकि आप सांसद हैं। मैंने बोला भाई आप मुझे ये बताइए, मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आया हूँ, देश का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, आप मुझे ठीक कर सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े हैं तो आप VIP है तो आप जा सकते हैं विदेशों में। मैंने कहा भाई मुझे विदेश में जाने के, इसके काम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, आप मुझे ठीक करते हो तो मैं यहाँ ही ट्रीटमेंट लूँगा। तो मैंने यहाँ ही ट्रीटमेंट मुंबई में टाटा कैंसर में लेने का तय किया। आपको आश्चर्य लगेगा कि जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो स्वाभाविक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी है या लाल कृष्ण आडवाणी जी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तो देखने के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री भी आए जी। रेलवे मंत्री जाफर शरीफ की और मेरी सदन में कई दफ़े खटपट होती रहती थी, क्योंकि मुंबई में वो महत्व का विषय है और जितना काम वो करना चाहिए वो नहीं, लेकिन वो भी आए। राष्ट्रपति ने भी फोन करके मेरा स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काम करते समय ऐसा भी कुछ होता है तो जनता की और नेताओं की एक जो स्वाभाविक स्नेह मिलता है। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला आया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन न हो इसके लिए, जैसा ICU में रखते हैं ना, तो घर में ही, लेकिन कांच का ग्लास का दरवाजा बनाकर रखा था और जो देखने के लिए आता है उसने नोटबुक में जो लिखना है वो लिखना, तो ग्लास में से मैं नमस्कार करता था। तो एक ऑटो रिक्शा वाले ने मैसेज लिखा, वो साउथ इंडियन था, तो उन्होंने मेरे लड़की को पूछा कि मैं लिख सकता हूँ क्या इसमें? तो उसने कहा लिखो। तो नहीं, लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती है। तो लड़की ने कहा तुम बोलो मैं लिखती हूँ। तो उन्होंने उसमें मैसेज लिखा और मैसेज में लिखा कि आपको मच्छर काटता है
तो भी हमारे आंखों में पानी आता है। तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अब ये सामान्य आदमी, यदि हम लोगों के साथ ठीक प्रकार का काम करते हैं तो ये अनुभव है। बिल्कुल। और इसलिए जनप्रतिनिधि बनते समय इतने लोगों की अपेक्षा होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी चुनकर आता है तो लोग उसको कंधे पर लेकर नाचते रहते हैं, लेकिन उसने काम बराबर नहीं किया तो फिर अगले दफे उसको जिताकर भी नहीं देते, माफ भी नहीं करते हैं। तो यह जनतंत्र की ताकत है। लेकिन जनतंत्र में एक दफे जनप्रतिनिधि बनने के बाद कैसा वो काम करे, यह करना, बताना, मैं मानता हूं कि यह लोक शिक्षण बहुत आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस करके ये काम शुरू किया है। और आज मैं एक उसका संयोजक करके काम करता हूँ, आनंद आता है उस काम में। बिल्कुल सर, आपका आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, एक पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, सांसद विधायक विकास प्रकोष्ठ जो है, इस पूरे सफर के दौरान ऐसी कोई एक घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक ऐसा यादगार पल जिसने आपके दिल को छू लिया हो? नहीं, ऐसे तो कई घटनाएं हुई जी। और लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आनंद मुझे संसदीय कार्य में तब मिला जब संसद में पहले दफे वंदे मातरम गाया गया, और वो मेरे प्रस्ताव के कारण था। सबसे आनंद और सबसे यादगार मेरे दृष्टि से तो वही क्षण है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम श्री राम नाईक जी से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जनगण मन संसद में उनके आग्रह पर, उनके सुझाव पर शुरू किया गया, तो भाजपा सांसद विधायक विकास प्रकोष्ठ जो है, शायद उसका संचालन करने के लिए, उसके राष्ट्रीय संयोजक का पदभार संभालने के लिए इनसे ज़्यादा सुयोग्य कैंडिडेट हमें नहीं लगता कि कोई और हो सकता था। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमसे अपने अनुभव शेयर किए, अपने विचार शेयर करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके कारण लोगों को इसकी जानकारी होगी। कि आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। अपने एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।